सो आरसी सर्किट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सोर्स ले लेंगे, एक वोल्टेज सोर्स, क्योंकि कैपेसिटर के लिए इजी होता है डेराइवेशंस में। पूरा डेराइवेशन करने के लिए जो लेक्चर मैंने सेंड किया था कैपेसिटर वाला, उसको देख लेना। यहाँ मैंने वोल्टेज सोर्स ले लिया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरे को सोर्स मिल गया। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, आप लोग को याद करो। यहाँ पढ़ाया था मैंने इम्पीडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात था। इम्पीडेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस क्या होता था, रिएक्टेंस स्क्वायर, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालते थे सर्किट का, जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते थे। तो यहाँ पर भी इम्पीडेंस हम लोग निकालेंगे सर्किट का, जो उतना डिराइव करने के बाद आता था हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसका इम्पीडेंस अगर लिखेंगे, इम्पीडेंस Z ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें दो रेजिस्टेंस के पार्ट है, एक तो R है और एक C है। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो R ही होता है, और इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए हम लोग उस चीज को क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। याद आ रहा है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को कैसे डिनोट किया जाता था, रिमेंबर, XC से। और XC का वैल्यू कितना होता था, बता पाओगे? ओमेगा सी। हाँ, तो यहाँ पर J आ जाता है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, ये JC होता है, याद रखना। रिएक्टेंस J और I, हम लोग एक्चुअली J लिखा जाता है, जब हायर क्लास में जाओगे ना, तो वो I जो हम लोग लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको समटाइम J लिखा जाता है। चलो I लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि I करंट के लिए होता है, इसीलिए हम लोग J लिखते हैं। तो मैं J लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, J इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो जाएगा XC, J नहीं होगा, पहले XC लिखेंगे हम लोग, एंड XC का वैल्यू होगा 1/J ओमेगा C। याद है, J और J को और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो J स्क्वायर कितना होता है, माइनस हो जाता है ना। ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, J/, ये एक्सप्रेशन जो है इम्पीडेंस का, याद रखो। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं है? हमने यस सर। लेक्चर में कैसे देखा है, एक बार क्विकली देख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया था, इम्पीडेंस का मतलब होता था पीक वोल्टेज बाय पीक करंट, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वो यहाँ पे भी होता है, और इसका कुछ स्पेशल फॉर्म में मैंने लिखा था, देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग इसको लिखते हैं, Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L। तो यहाँ पर J ओमेगा, इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे और फेज निकालोगे तो ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने इसको फेजर में लिख दिया, तो इसके दो पार्ट आ जाएंगे। इसका एक हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये लिख सकते हो सिंपली R स्क्वायर प्लस -1/J ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। और इसका एक चीज क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। फेज का वैल्यू कितना होगा बताओ, tan इनवर्स Y/X होता है ना, Y/X मतलब ऊपर जो चीज है वो, ये हो जाएगा -1/ओमेगा C, और R नीचे रहेगा R ओमेगा C। ठीक है, ये नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो हम लोग फेज फाई को ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव tan इनवर्स 1/R ओमेगा C। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं? मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, डेरिवेशन करने से कॉम्प्लिकेटेड होगा। समझ में आया, बताओ। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में हम लोग को पता है कि करंट लीड करता है ना, वोल्टेज लैग करता है।
यहाँ पर हमारा जो करंट आ जाएगा, करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सिंस इन कैपेसिटर इक्वेशन होगा वो होगा आई एम साइन ओमेगा टी, और प्लस में मेरा फेज जो आएगा उसको फेज को प्लस में लिख सकते हैं, फेज का वैल्यू जो आया था उसको लिख दो tan इनवर्स 1/r। ये हो जाएगा मेरा फाइनल इक्वेशन और करंट। और अगर आई एम का वैल्यू कोई पूछे कि आई एम कितना होता है, तो तुम लोगों को पता है कि वी एम बाई आई एम बराबर क्या होता है, मेरा इम्पिडेंस जेड होता है। सो आई एम बराबर कितना हो जाएगा, वी एम बाई जेड हो जाएगा। सो मैं सिंपली वी एम डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू बैठा सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, आर का वैल्यू दे देगा, ओमेगा दे देगा, सी दे देगा, आपसे पूछेगा फेज निकालो, जेड निकालो, आई एम निकालो, तो निकालो। समझ में आया कैसे किया मैंने? यस सर। अब आ जाओ इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आई होप इतना बताने के बाद समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड रखते हैं, फेज रखते हैं। तो हम लोग जो चीज जिसको रेफरेंस पकड़ते हैं पहले उसका ग्राफ बना। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किसको लेके किया था, वोल्टेज सोर्स को लेके स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स के लिए जो रेफरेंस ग्राफ था उसको बना लिया, ठीक है। लेकिन करंट यहाँ पर जो है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ये था फॉर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ। करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, इजंट इट। और करंट हमेशा वोल्टेज से क्या होता है, मैग्नीट्यूड कम होता है। बताया था मैंने क्यों, रीजन रिमेंबर और नॉट? यस सर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट बाय रेजिस्टेंस। सो करंट देखो, ये मेरा जो करंट है, ये करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब एडवांस है। कितना एडवांस है, इतना एडवांस है, यहां से यहां तक फाइव। तो यहां पर ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल फाइव। अब इसी को अगर हम लोग फेजर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे तो बहुत आसान होता है। मैंने बता दिया था कि एक रेफरेंस लाइन ले लो, तुम खुद से फेजर डायग्राम बनाना सीख जाओगे, मतलब एसी सीख गए, और कुछ नहीं है। एक रेफरेंस लाइन पकड़ो और रेफरेंस लाइन पे मैं उसी को बिठा देता हूँ जिसको मैंने पकड़ा था। तो यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस लाइन पे बिठा देंगे। ये रहा मेरा वोल्टेज, क्योंकि मैंने वोल्टेज को स्टार्टिंग में लिया था, तो ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है। और करंट जो है इससे एंगल लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब ऊपर जाएगा, पॉजिटिव एंगल होता है। करंट जो है वो लीड कर रहा है, चलो लीड कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में छोटा होगा। ये हो गया करंट। बहुत सारे बुक में फेजर डायग्राम के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया जाता है, सो आप भी चाहो तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये एंगल होगा फाइव, ये सिंपल फेजर डायग्राम होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एग्जाम में पूछे कि बताओ इसका कंपोनेंट्स कहाँ गया, ये तो आपने मेन टोटल वोल्टेज टोटल करंट बता दिया, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज होगा, इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज होगा, वो कहाँ गए सारे, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसमें। मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिंपल टोटल वोल्टेज टोटल करंट के लिए बनाया। और सारे कंपोनेंट के लिए अगर बनाना होगा तो मैं एक बार बनाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये मेरा मेन वोल्टेज है, इसको मैंने रेफरेंस पकड़ा जीरो लाइन पे, वोल्टेज V। मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टोटल करंट को।
चलो करंट आई। अब हमेशा याद रखना करंट सर्किट में ट्रेवल करता है, वोल्टेज सर्किट में ट्रेवल नहीं करता है। तो अगर करंट ट्रेवल कर रहा है तो करंट के वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है रेजिस्टेंस में। तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज होगा वो हमेशा करंट के फेज में होगा, वो किसी भी सर्किट में आ जाए। यहां पर देख लो, अभी मैंने बनाया था, यहां पर भी देख लो, करंट जिधर है मेरा उसी के साथ मेरा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा करंट सर्किट में ट्रेवल करता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा वो इन फेज होगा करंट के साथ, ये हमेशा ट्रू है। तो इसका मतलब जिधर करंट होगा मेरा उधर ही मेरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस को मैं इधर शो करूंगा। सो दिस इज माय वी आर। बोलो ये क्लियर हुआ? हेलो, करेक्ट ना? Yes, sir. और इंडक्टर जो होता है उसमें हमेशा तुमको मैंने बताया है कि करंट के साथ वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, 90 डिग्री, है ना? जिधर करंट मेरा होगा वोल्टेज उससे 90 डिग्री लैग होगा। अगर भूल गए हो तो वापस चलते हैं हम लोग। हियर एसी इन कैपेसिटर, और यहाँ मैंने बताया था देखो करंट जिधर भी होगा वोल्टेज उससे 90 डिग्री लैग होगा। करंट ऊपर है, वोल्टेज 90 डिग्री लैग है, करंट लीड करता है। तो यहाँ पर भी हम इसी चीज को दिमाग में रखते हुए बना सकते हैं कि अगर मेरा करंट ऊपर है तो वोल्टेज नीचे लीड करेगा। तो यहाँ पर अगर करंट है तो मेरा वोल्टेज इधर आए, तो ये होगा मेरा VC। तो VR और VC मिलके इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल फेजर। बोलो समझ में आया? इससे क्या क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है? एक एक करके जरा मुझे पॉइंट बाय पॉइंट बताओ। इस फेजर डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है? पहला बात, समझ में आ रहा है कि ये RC सर्किट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे VR है और VC है। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि करंट लीड कर रहा है ना? करंट लीड्स द वोल्टेज बाई एंगल, कितना कितना एंगल से लीड कर रहा है? tan इनवर्स 1/ω/r से, इस एंगल से लीड कर। तीसरी बात क्या समझ में आ रही है मुझे? दैट एंगल बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VC कितना होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री। यस और नो? तो Yes, sir. ये सिंपल सा फेजर डायग्राम और उसका कंक्लूजन फॉर RC सर्किट। सिमिलरली इसी तरीके से RLC सीरीज सर्किट के लिए भी जब करोगे बहुत सिंपली इसी तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए बस क्या करना होगा, इंस्टेड ऑफ मेरे पास तीन होगा, एक होगा रेजिस्टेंस, फिर होगा इंडक्टर, फिर होगा कैपेसिटर, और इन सबके अक्रॉस में मैं क्या करूंगा, एक सोर्स को कनेक्ट कर। अब ये वोल्टेज पकड़ो करंट पकड़ो डजेंट मैटर। ओके, हम लोग यहाँ वोल्टेज पकड़ लेते हैं और इसके अक्रॉस में करंट फ्लो करेगा, यहाँ मैंने वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये है ये सी है, यहाँ होगा इंडक्टर के अक्रॉस और यहाँ कैपेसिटर। सो जो टोटल वोल्टेज होगा मेरा, टोटल वोल्टेज that must be equal to voltage drop across resistor plus inductor plus capacitor. Agree or not? So Yes, sir. रेजिस्टर के अक्रॉस का करंट मैं बोल सकता हूँ I इंटू आर लॉस होता है यहाँ पर। ठीक है, करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। इंडक्टर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो JXL। और इंडक्टर के लिए हम लोग
सॉरी कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं 1/j(XC). ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग एडिशन करते हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं होता। ये हम लोग सीखेंगे फ्यूचर में, अगर तुम इंजीनियरिंग वगैरह करो या फिर बीएससी करो तो समझोगे वहां पे कि हम लोग यहाँ पर क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। अब इसके बाद एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू पता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई आर, ये हो जाएगा, यहाँ पे आई इज करेंट नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, जे इज कॉम्प्लेक्स, सो ये हो जाएगा जे ओमेगा एल, ये हो जाएगा 1/j(ωc). ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम लोग। देखो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं, तो सब में करंट कॉमन है, ले लो कॉमन, बचा आर प्लस j(ωL), और यहाँ पे ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग j को तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है नेगेटिव साइन? नहीं आया क्या? देखो ऐसा था j(ωc), ऊपर और नीचे अगर j से मल्टीप्लाई करोगे तो j इंटू जे कितना होता है? -1 होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर i इंटू आई -1, रिमेम्बर? Yes. वही हो रहा है यहाँ पे। सो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जे रह जाएगा, ये ओमेगा से, इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसी चीज को मैंने यहाँ कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ से जे को कॉमन ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? जे कॉमन है, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल -1/ωc। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग अगर मॉड्यूलस निकालते हैं तो क्या होता है हमारा? स्क्वायर रूट आ जाता है, ये हो जाएगा r² प्लस ये टोटल पार्ट ओमेगा एल -1/ωc होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा इम्पीडेंस मिल गया हमें। ठीक है, इम्पीडेंस z मिल गया हमें, हाउ मच? r² प्लस ओमेगा एल -1/, और फेज कितना हो जाएगा तुम बताओ? फेज कैसे लिखेंगे? हम्म, नहीं आया समझ में क्या? देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, z बराबर a प्लस आई बी, तो हम लोग मॉड ऑफ z लिखते हैं, या जे बी, a² प्लस b², और फेज जो लिखते हैं वो होता है tan इनवर्स, जे के साथ जो पार्ट है वो ऊपर रहता है, ये नीचे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जे के साथ कौन सा पार्ट है? ये पार्ट, ओमेगा एल -1/ωc, और नीचे कौन सा पार्ट होगा जो अलग से? अब समझ में आया फेज कैसे लिखते हैं? और फेज हमेशा एक एंगल है, इसीलिए इसको हम एरो के अंदर लिखते हैं। बोलो, एनी क्वेश्चंस सो फार? No, sir. तो यहाँ पर 3 केस बनता है, लीड लैग वगैरह का 3 केस बन जाता है। केस ध्यान से सुन लो। केस 1, इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ωc। अगर ऐसा हुआ ओमेगा एल बड़ा हो गया और 1/ωc छोटा हो गया, तो क्या होगा? हमें क्या पता है, z बराबर क्या होता है? r प्लस जे ओमेगा एल -1/ωc। तो यहाँ क्या होगा अगर ओमेगा एल बड़ा होगा तो? कम ऑन आंसर मी हियर, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो मैग्नीट्यूड में। तो r तो पॉजिटिव है ही, ओमेगा एल -ωc भी क्या आएगा मेरा? पॉजिटिव आएगा ना।
अगर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c है तो हम लोग कहेंगे कि z इज इक्वल टू r प्लस j इंटू सम पॉजिटिव नंबर, यस और नो। और अगर ऐसा होगा Yes. तो कह सकते हैं सर्किट बिकम इंडक्टिव इन नेचर। सर्किट जो है वो इंडक्टिव बिहेव करेगा। क्यों इंडक्टिव बिहेव करेगा? इंडक्टर के लिए याद करो, इंपीडेंस हम लोग जब निकालते थे आरसी सीरीज सर्किट में, एकदम हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। कहाँ पे निकाला था हमने? यहाँ पे आ जाओ, इम्पीडेंस में। तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन होता था इम्पीडेंस का, वो कैसा होता था? इम्पीडेंस का इक्वेशन कैसा होता था? Z इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल, मतलब रेजिस्टेंस प्लस पॉजिटिव नंबर। और इंडक्ट, अभी हमने आरसी के लिए आज ही देखा, आरसी के लिए क्या होता है, ये Z का वैल्यू देखो, आरसी के लिए Z में नेगेटिव आ रहा था। कहाँ दिखाया मैंने? हाँ, यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस नेगेटिव, उसके बाद नेगेटिव साइन आता है। तो अगर आर के बाद पॉजिटिव साइन आता है तो वो इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और आर के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो वही लिखा मैंने, जेड आर प्लस जे इंटू सम पॉजिटिव नंबर, इसीलिए सर्किट जो है वो इंडक्टिव बिहेव करेगा। एग्जाम में पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा c, देन योर आंसर इज द इम्पीडेंस बिहेव लाइक इंडक्टिव इन नेचर। क्लियर? केस 2, ये तुम खुद आंसर कर सकते हो। व्हेन ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा c, देन व्हाट हैपन? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c बिकम नेगेटिव। Negative. So Z is equal to R plus J into some negative number, and hence circuit become capacitive in nature. यहाँ से MCQs बनते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला जो केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही केस है रेजोनेंस का। केस नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c। तो क्या होगा? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और z बराबर क्या होता था? आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। z कितना आ जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव आ जाएगा। सो सर्किट बिहेव्स एज रेजिस्टिव ओनली। इस कंडीशन में मैक्सिमम, ऐसा कंडीशन में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के रहते हुए भी सर्किट ऐसा बिहेव करता है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है और कैपेसिटेंस भी नहीं है। इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है? इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जहां पर फ्रीक्वेंसी को ऐसे मैच किया जाता है कि सर्किट में ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c हो जाता है, और उस वक्त पूरा सर्किट सिर्फ रेजिस्टिव बिहेव करता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन हम लोग रेजोनेंस में डिटेल में देखेंगे, बस एक छोटा सा एप्लीकेशन जान लो। ट्यूनिंग पर्पस में, पुराने जमाने के रेडियोस देखे हो तुमने? वहां पे ऐसे गोल सा एक बटन होता है, या अभी भी होगा कहीं पे, घुमाते हैं हम लोग हल्का हल्का करके तो एफएम स्टेशंस पकड़ने लगता है। 93.5,
रेड एफएम, लाइक 101 पॉइंट दिस, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारे रेडियो को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फाइन ट्यूनिंग करते हैं। वो ट्यून हम लोग करके एक्चुअली पता है क्या चेंज करते हैं, हम लोग उस सर्किट का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। गोल गोल घुमाते हैं ना, तो गोल गोल घुमाने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, और कैपेसिटेंस चेंज करके अल्टीमेटली हम इस कंडीशन को अचीव करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग ये कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन को अचीव करते हैं, और उस वक्त पूरा सर्किट रेजिस्टिव बिहेव होने की वजह से वो स्टेशन पकड़ लेता है हमारे से। ये होता है रेजोनेंस। बोलो, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, हल्का फुल्का? Yes, sir. यहाँ पर ये जो मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ, जो कंडीशन हम लोग लिखा, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी बराबर 1, और ओमेगा का मतलब होता है 2πf, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2πf इंटू 2πf का होल स्क्वायर हो जाएगा, l इंटू सी हो जाएगा, l इंटू सी को उस तरफ ले जाओ, ये 2π का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर बराबर 1/LC, और बेटर टू से f बराबर क्या हो जाएगा, 2π√ऑफ LC। ये जो फ्रीक्वेंसी आया, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यही वो फ्रीक्वेंसी होता है सर्किट्स में जिसपे हम लोग एफएम स्टेशन को ट्यून करते हैं। ये गलत चीज है, कैसे होता है ट्यून, कैसे नहीं होता है, सर्किट इंजीनियरिंग है, बट हम लोग, ये इसका एप्लीकेशन है। रेजोनेंस में क्या होता है क्या नहीं होता हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे, कि कैपेसिटर हट गया, इंडक्टर हट गया, सिर्फ रेजिस्टेंस बचा तो क्या होगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। ऐसी ऐसी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी, बट फिलहाल ओवरऑल हमने डिटेल पढ़ाया। क्लियर ना? तो आरएलसी सर्किट के लिए हम लोग फेजर डायग्राम बना सकते हैं। इतने देर तक मैंने डिटेल में बताया, तो हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम फॉर आरएलसी सीरीज सर्किट। फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या कहा है, क्या क्या चीजें कंडीशन होती है, सबसे पहले वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज हमारा था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमने पकड़ा, और करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम होगा। ठीक है, आई एम का वैल्यू कितना होता था याद है, वी एम डिवाइडेड बाई जेड, यस और नो, और लेट मी इरेज इट। करंट कितना होगा हमारा, करंट होगा हमारा वी एम बाई जेड, यस और नो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाई का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, फाई का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था ना, जेड निकालते वक्त, वहां निकाल लिया। ठीक है, सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग पिक वैल्यू में बताएं, आई एम का वैल्यू कितना होगा, तो आई एम होगा वी एम डिवाइडेड बाई मॉड जेड, और मॉड जेड का वैल्यू अभी अभी हमने निकाल के बताया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी होता है। और फाई का वैल्यू हमने निकाल के बताया था, फाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। एग्री? एनी डाउट? No, sir.
तो अब हम मेरा ये सारी चीजें निकल गई हैं, तो अब मुझे क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना। फेजर डायग्राम यहाँ पर देखो, क्वेश्चन पूछ सकते थे कि ये फाई जो है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी के वैल्यू पे। अगर ओमेगा एल बड़ा होगा तो कुछ और होगा, ओमेगा एल छोटा होगा तो कुछ और होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, दो केस बना लो। चलो मैं दो तरफ लिख रहा हूँ। इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ωc, ऐसे कंडीशन में ओमेगा एल माइनस 1/ωc जो होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, एंड एज ए रिजल्ट फेज इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फेज जो हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और जस्ट अ मिनट, एक चीज मिस्टेक हो गया, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमारा। यहाँ पे मैंने फाई जो लिखा है पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर ये फाई के सामने एक नेगेटिव साइन आएगा। क्या बता पाओगे नेगेटिव साइन क्यों आया? नहीं बता पाओगे? देख लो एक बार ध्यान से। क्या हुआ, क्या हुआ कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। ठीक है, और मैं एक नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, वहां पे हम लोग इसको कवर करेंगे क्योंकि 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा है। लेट मी सेंड यू अनदर लिंक।